नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जनजाति का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं, इनकी समस्याएं और संविधान में इनके लिए क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं जनजाति किसे कहते हैं। तो जनजाति है वो अनेक नामों से हम इनको जानते हैं। वनवासी यानी वन में रहने वाले, मूल निवासी, आदिवासी, गिरिजन, कबीला, क्योंकि अंग्रेजी में इसे हम ट्राइब बोलते हैं, ट्राइब का अर्थ होता है कबीला, आदि के नाम से जानते हैं। जब इन नामों पे हम ध्यान से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग वन में रहने वाले या फिर जंगलों में रहने वाले लोग हैं और आदिम तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो कहीं भी इसकी परिभाषा है वो स्पष्ट रूप से नहीं दी जा सकती है। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 क्लोज 25 में दिया गया है कि संविधान का जो अनुच्छेद 342 में, उसमें जितनी भी जातियों के नाम है या उस जाति के किसी भाग के नाम हैं तो उन सबको सम्मिलित रूप से जनजाति कहा गया है। लेकिन कहीं भी जनजातियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित है वो संविधान में नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करता है और वो आयोग तय करता है कि कौन सी समूह है वो जनजाति है या नहीं है। इसके लिए अनुच्छेद 342 की व्यवस्था की गई है। इस सूची बनाई गई, इस सूची में डाल देते हैं तो वो फिर जनजातीय समूह के रूप में पहचाना जाता है। लूसी मेयर के अनुसार जनजाति समान संस्कृति वाले जनसंख्या का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है, यानी जिनकी समान संस्कृति है। तो ये काफ़ी संकुचित परिभाषा है। अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो जनजाति है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, जैसा कि समुदाय की परिभाषा में हम देखते हैं। तो ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र मुख्य रूप से क्या होते हैं, जंगल होते हैं या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जिनकी एक समान संस्कृति होती है, एक धर्म होता है, एक ही प्रकार की भाषा वो बोलते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और एक विशिष्ट नाम होता है इनका। राल्फ लिंटन ने इनकी परिभाषा देते हुए कहा है कि ऐसी टोलियों का समूह है जिनका एक सानिध्य वाले भूखंडों पर अधिकार होता है। इनमें एकता की भावना, संस्कृति में गहन समानता, निरंतर संपर्क एवं सामुदायिक हित होते हैं। तो किसी भी एक परिभाषा के आधार पर हम जनजातियों को ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर सकते। हम विशेषताओं के आधार पे जनजातियों को पहचान सकते हैं। तो जनजातियों की अनेक विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। जितने भी जनजातीय समूह हैं उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहा है। हाँ, अब वर्तमान में क्या होता है कि उनका विस्तार हो गया है, कुछ नगरीय क्षेत्रों में भी आकर रहने लगे हैं, लेकिन एक जनजाति का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र रहा है, वह उसकी पहचान होती है। दूसरी विशेषता है कि ये आज भी आदिम जीवन पद्धति जीते हैं। इनमें स्त्रीकरण का अभाव होता है, यानी उच्चता और निर्मलता का क्रम नहीं पाया जाता है जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है। एक अलग नाम होता है, एक अलग ही संस्कृति इनकी होती है जो अन्य समुदायों से इसे अलग करती है। प्रत्येक जनजातीय समूह है वो अंतर्विवाही होता है, यानी अपनी ही जनजाति में विवाह करता है। सहयोग की प्रधानता रहती है। श्रम विभाजन का अभाव है वो इनमें पाया जाता है। जब बात करते हैं कि जाति और जनजाति में अंतर की बात करते हैं तो जाति का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, लेकिन जनजाति का निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जनजाति में स्त्रीकरण का अभाव होता है, लेकिन जाति में स्त्रीकरण है वो पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब बात करें कि भारत में जनजातियों की स्थिति क्या है। तो भारत में अनेक जनजातीय समुदाय रहते हैं। इनकी संख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 705 ऐसे समूह या उपसमूह हैं जिन्हें जनजातियों का दर्जा हासिल है। अगर हम कुल आबादी की बात करें तो इनकी कुल आबादी है वो 10.42 करोड़ है। देश की कुल आबादी में इनका योगदान है वो 8.6% है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर बात करें तो लक्षद्वीप सर्वाधिक प्रतिशत वाला
जनजाति प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य की बात करें तो मिजोरम सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत वाला राज्य है। इसके बाद नागालैंड का नंबर आता है। और अगर हम संख्या के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, फिर ओडिशा और राजस्थान है। अगर हम सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जनजातियों की संख्या नगण्य है। अब बात करें कि जनजातियों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान में अनेक प्रावधान है वो जनजातियों के लिए किए गए हैं, जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार से है। एक इनके लिए अलग ही अनुसूची बनाई गई है, 5वीं अनुसूची। इस अनुसूची में कुछ अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ स्पष्ट कर दें कि जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र वह होता है जहाँ 50% से अधिक आबादी है वो जनजातियों की होती है। और ये सब बातें हैं वो अनुच्छेद 244 में भी कही गई है, यानी जो 5वीं अनुसूची है वो अनुच्छेद 244 भी है। अगर हम बात करें इनके राज्यों की तो कुल ये 10 राज्यों में अनुसूचित या क्षेत्र हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। कुल ये 10 राज्य हैं जहां 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल ये अनुसूचित क्षेत्र बने हुए हैं। 6ठी अनुसूची है, ये अनुसूची केवल 4 राज्यों से संबंधित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है वो 6ठी अनुसूची में किए गए हैं। इनके अलावा अनुच्छेद 15(4) में वैसे समानता की बात की गई है, लेकिन जो आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए प्रोत्साहन की बात भी कही गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) में भी सरकारी नौकरियों और पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति, वन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण की बात है वो कही गई है। अनुच्छेद 46 में समाज के जितने भी कमजोर वर्ग हैं उनमें अनुसूचित जनजाति भी शामिल है के लिए विशेष प्रावधान करने की व्यवस्था है वो संविधान में कही गई है। अनुच्छेद 164 है, ये भी कुल 4 राज्यों से संबंधित है, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं या जनजातियों के कल्याण के लिए एक अलग से मंत्री बनाने का प्रावधान है वो अनुच्छेद 164 में किया गया है। अनुच्छेद 243D पंचायतों में आरक्षण और 243T नगर पालिकाओं में आरक्षण। अब आप ये कह सकते हो कि हिंदी में अगर आए तो ये अनुच्छेद 243 और 243T क्या है, हिंदी में इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो कोई भी प्रश्न पत्र आता है वो दोनों भाषाओं में आता है, हिंदी और अंग्रेजी में, तो आप अंग्रेजी अनुवाद को देख सकते हैं। अनुच्छेद 275 में अनुसूचित जो क्षेत्र है उनके लिए विशेष अनुदान है वो केंद्र सरकार जारी करेगी, ऐसा अनुच्छेद 275 में कहा गया है। अनुच्छेद 330 में लोकसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। 332 में राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 338 में 89वें विधान संशोधन द्वारा वो एक अलग से अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन है वो 2004 में किया गया है, क्योंकि पहले ये अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग दोनों एक ही बनाने की बात थी, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया है 2004 में। 371 का नागालैंड विधानसभा को ये विशेष शक्ति दी गई है कि केंद्र सरकार से जो भी कानून बनता है तो वो इसकी स्वीकृति के बगैर लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार 271 ख है, ये असम से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति है वो यहाँ की विधानसभा में एक समिति का गठन करता है। और 271 ग है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसी प्रकार जब पंचायतों की बात की गई है तो यहाँ अलग प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसे हम पेशा एक्ट के नाम से, कानून के नाम से जानते हैं। ये 96 में बना था और भूरिया समिति
जो 1991 में गठित हुई थी, उसकी सिफारिश पर ये अलग से अधिनियम बनाया गया है। अब बात करें कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार करें, तो जनजातियों का वर्गीकरण हम भाषा के आधार पे कर सकते हैं, प्रजाति के आधार पे कर सकते हैं, संस्कृति के आधार पे कर सकते हैं, जनसंख्या के आधार पे कर सकते हैं और क्षेत्र के आधार पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल 2 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, एक भाषा के आधार पे और एक क्षेत्र के आधार पे। बाकी जिनका वर्गीकरण है कि कौन सी आबादी जनजातियों की सबसे अधिक है, किस जनजाति की आबादी सबसे कम है, संस्कृति के आधार पे विभाजन, प्रजाति के आधार पे विभाजन है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो भाषा के आधार पे देखें तो भाषा के आधार पे जनजातियों को 3 या 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो हम यहाँ 3 प्रकार से इनका विभाजन कर रहे हैं। पहला है द्राविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत की जनजातियां हैं वो इसमें आती है। गोड, टोडा, कदार, चैंचू, इरुला आदि जनजातियां हैं वो द्राविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोलती है। आष्ट्रिक भाषा परिवार, यहाँ मुख्य रूप से जो मुंडा भाषा है यानी जो मध्य भारत की जनजातियां हैं वो आती है। इनमें संथाल, हो, खड़िया, भूमिज, मुंडारी आदि भाषाएं हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, तो जो चीन और तिब्बत के पास के जो क्षेत्र हैं और जिनमें जो जनजातियां पाई जाती है उन सबको चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जनजातियां माना जाता है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देखें तो हम इनको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कहीं इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है और कहीं कहीं 7 भागों में इनका विभाजन किया गया है। तो हम यहाँ 4 भागों में इनका विभाजन करते हैं। तो उत्तर और पूर्वोत्तर भारत की जनजातियां, तो ये मुख्य रूप से हिमालय का क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल के तराई क्षेत्र से होते हुए पूर्वोत्तर जो भारत के राज्य हैं तो उनमें फैली हुई जितनी भी जनजातियां हैं वो इस क्षेत्र में शामिल की जाती है। तो ये इनकी मुख्य जनजातियां हैं कुकी, खासी, गारो, थारू, जौनसारी, भोटिया, राजी, लेपचा, गुर्जर, बकरवाल, ये प्रमुख जनजातियां हैं। तो गुर्जर यहाँ की मुसलमान जनजाति है। और इस क्षेत्र में मिजोरम है, वो जनजातियों के प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक है। केंद्रीय भारत की जनजातियां, तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो कृष्णा और गंगा नदी के मध्य का क्षेत्र है इसको शामिल करते हैं। और देश की लगभग 85% जनजातियां यहीं निवास करती है। छोटे नागपुर, पठार के लगभग ये जनजातियां हैं। तो गोड, संथाल, उराव, हो आदि मुख्य जनजातियां हैं। पश्चिम भारत की जनजातियों की बात करें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की जनजातियां वो इस क्षेत्र की जनजातियों में शामिल की जा सकती है। तो भील यहाँ सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा मीणा, गरासिया, डामोर, सहरिया प्रमुख रूप से जनजातियां हैं। अगर दक्षिण भारत की जनजातियों की बात करें तो इनमें टोडा, नायर, कादर, ओंगे, जारवा, तो इनमें मुख्य रूप से 2 क्षेत्र आ जाते हैं, एक दक्षिण भारत का क्षेत्र और एक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जनजातियां हैं, वो जनजातियां भी इसमें शामिल है। तो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। और अगर हम जनजातियों के प्रमुख समस्याओं की बात करें तो अनेक प्रकार की जनजातियों को समस्याएं हैं, जैसे कि उनका निवास स्थान है वो दुर्गम है, आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, यातायात के साधनों का अभाव है, संचार के साधनों का अभाव इनमें रहता है, रोजगार की समस्या है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि धीरे धीरे इनके जो परंपरागत रोजगार के साधन थे वो खत्म होते जा रहे हैं, गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, साक्षरता की दर इनमें बहुत कम है, जब अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से आर्थिक शोषण और शारीरिक शोषण भी प्रमुख रूप से समस्याएं हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, भाषा की समस्या, अन्य लोगों के साथ जो संपर्क करते हैं तो भाषा की समस्या रहती है। और आजकल जब बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, यातायात के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, रेलवे का निर्माण किया जा रहा है, तो वहाँ से इनको विस्थापित किया जा रहा है। तो विस्थापन के बाद ये कहाँ रहे, ये प्रमुख समस्या है। तो इस प्रकार से जनजातियों के बारे में मुख्य रूप से ये प्रावधान किए गए हैं। इनकी परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रमुख प्रावधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष रूप से इनके वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पहला वीडियो है। अगले वीडियो में हम जनजातियों की संख्या के आधार पर, इनके प्रजाति के आधार पर किस प्रकार इनकी कौन कौन सी समितियां बनाई गई है, उन
के बारे में और किस समाज शास्त्री ने या मानव शास्त्री ने किस जनजाति का अध्ययन किया है उसके बारे में प्रश्न रखेंगे। और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब पहले और दूसरे वीडियो में अधिकतम प्रश्नों को हम छूने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।